का हमने एप्लीकेशन, उसका प्रयोग, उस कंसेप्ट को हमने डिस्कस करना शुरू किया था। और हमने इसके 4 यूज देखे थे, जो एक है सैंपल का मीन और जो पॉपुलेशन मीन है, हाइपोथेटिकल मीन है, उन दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं। और उसको हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था, उसको यूज करके देखा था विद द एक्सेल, और मैनुअली भी हमने उसको किया था। एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई एस अंडर रूट ऑफ एन, ये टी की वैल्यू हुआ करती थी, जिसमें स्टैंडर्ड एरर होती थी उसकी एस डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एन। एस सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन होता था, जिसको हम फाइंड आउट कर रहे थे सिग्मा ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस वन। एन माइनस वन क्यों किया उस पर हम डिस्कस कर चुके थे, और डिग्री ऑफ फ्रीडम एन माइनस वन से हम फाइंड आउट कर रहे थे। और इसके इंटरप्रिटेशन को हमने मैनुअली जो हमने कैलकुलेशन की वहां, और जो एक्सेल के बेस पर जो कैलकुलेशन की वहां, उन दोनों को हमने कंपेयर किया था। आइए आज शुरू करते हैं जो इसका दूसरा यूज है। तो दूसरा जो फॉर्मूला टी टेस्ट का हमने डिस्कस किया था, ठीक है, आज उसका यूज देखते हैं। तो टी टेस्ट का सेकंड फॉर्मूला यूज होता है टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस इन मीन ऑफ टू सैंपल्स। दो सैंपल्स के मीन में डिफरेंस जो है, वो डिफरेंस सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है, उसे समझने के लिए हम ये टी टेस्ट का सेकंड फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमने शायद लास्ट टाइम डिस्कस तो कर लिया था। एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू, दो सैंपल्स के मीन है ये। तो एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू, दोनों सैंपल्स के मीन का डिफरेंस डिवाइडेड बाई एस अंडर रूट ऑफ n1 n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। ये फॉर्मूला हमने देखा था। अब यहाँ पर x बार वन और x बार टू तो दोनों सैंपल्स के मीन है। x बार वन मीन ऑफ फर्स्ट सैंपल, x बार टू मीन ऑफ सेकंड सैंपल। ठीक है, n1 साइज ऑफ फर्स्ट सैंपल, पहले सैंपल में कितनी आइटम है, n2 साइज ऑफ सेकंड सैंपल, दूसरे सैंपल में कितनी आइटम है, और s होती थी इनकी स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, और एक तरह से कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जब एक सैंपल था अपने पास, तो हम कैसे निकाल लेते, सिग्मा ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर रहे थे, और नीचे n माइनस वन कर रहे थे। अब दो सैंपल हैं, तो x बार वन एक्स बार वन पहले सैंपल का, दूसरे सैंपल के लिए x2 माइनस एक्स बार टू, इसका भी स्क्वायर कर लिया। पहले सैंपल की आइटम, दूसरे सैंपल की आइटम, एक पहले में से घटाना है और एक दूसरे में से, तो n1 प्लस n2 माइनस टू। ठीक है, तो ये हम लास्ट टाइम शायद हमने डिस्कस किया भी था, प्रैक्टिस इसकी पता नहीं हो पाई थी कि नहीं, तो आज मैं इसको लेता हूं। अब देखिए, ये जो सैंपल हैं दोनों, ये दोनों आपस में अलग अलग सैंपल हैं। इन एक सैंपल का दूसरे सैंपल से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए इनका एक और भी नाम है, इनको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट सैंपल। इंडिपेंडेंट सैंपल। हाँ, इतना तो जरूर हो सकता है कि क्या ये दोनों सेम पॉपुलेशन से ड्रॉ किए हुए हैं या अलग अलग पॉपुलेशन से, उसके बेस पर फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है सॉफ्टवेयर में जब हम यूज करते हैं। आज उसको थोड़ा सा बताएंगे आपको। अदरवाइज वैसे दो सैंपल से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, इसमें जब डिग्री ऑफ फ्रीडम जब हमें निकालनी होगी, तो वो भी n1 प्लस n2 माइनस टू करके निकालेंगे। एस का एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, उसका अभी जब यूज आएगा तब कर लेंगे। उस समय मैंने जल्दी में एक बार आपको बता दिया था, बट अभी जब उसका जब यूज करेंगे तो हम उसको दोबारा से ले लेंगे। तो आइए इसका एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं। तो इलिस्ट्रेशन है कि दो ग्रुप हैं काउज के। ठीक है, रैंडम सैंपल ऑफ 10 काउज वर केप्ट ऑन फूड ए। ठीक है, देखिए गाय हैं, गायों के ग्रुप बनाए हुए हैं। एक ग्रुप है
काउ ग्रुप ए, ठीक है, और दूसरा एक ग्रुप है काउ ग्रुप बी। और इन गायों का वेट बढ़ाने के लिए इनको अलग अलग डाइट दी जा रही है। ए ग्रुप वाली काउज को अलग डाइट दे रहे हैं, ठीक है, बी ग्रुप वाली काउज को अलग डाइट दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ये कंडीशन में नहीं है कि दोनों सैंपल में नंबर बराबर बराबर ही हो, इसमें 10 है तो इसमें भी 10 हो, इसमें 12 है तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हमने पहले सैंपल में 10 गायों को रखा है और दूसरा जो ग्रुप बनाया है उसमें 12 गाय हैं जिनको अलग से डाइट दी गई है। और उनका वेट कितना बढ़ा, इंक्रीज इन वेट, इंक्रीज इन वेट्स, ये हमें दे रखा है। पहले सैंपल वाली का तो 10, 6, 16, 17, 13, ठीक है, 12, 8, 14, 15 और 9। और जो दूसरे ग्रुप वाली जो गाय हैं उनका वेट्स बढ़ा है 7, 13, 22, 15, ठीक है, 12, 14, 18, 8, 21, 23 और 10 एंड 17। ये 12 गाय हैं और इनका वेट्स इतना बड़ा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसमें 10 है। अब ये पूछते हैं कि क्या ये दोनों डाइट्स एक दूसरे से अलग हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि डाइट ए का इफेक्ट ज्यादा होता है बी के मुकाबले, या बी का इफेक्ट ज्यादा है ए के मुकाबले? मतलब जो वेट्स बढ़ाने के लिए जो डाइट दी, तो जो दोनों के वेट में बढ़ोतरी हुई, तो क्या दोनों की वजह से जो वेट बढ़ोतरी हुई है उसमें डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं? अब एक चीज बिल्कुल क्लियर करता हूं मैं, पहले समझिए इसको ध्यान से। ये अब है इंडिपेंडेंट सैंपल, क्योंकि दोनों अलग अलग ग्रुप है, दोनों को अलग अलग डाइट पर रखा गया है, उनका वेट इतना बड़ा, उनका वेट इतना बड़ा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता कि इन गायों का वेट पहले इतना था, फिर इनको दवाई ये या डाइट दी गई और उसके बाद इनका वेट इतना हो गया, वही ग्रुप पहले इनका वेट इतना था और अब डाइट के बाद इनका वेट इतना हो गया, पहले इतना था अब इतना हो गया, तो फिर ये इंडिपेंडेंट सैंपल नहीं रहेंगे, तब ये डिपेंडेंट सैंपल या पेयर्ड सैंपल का क्वेश्चन बन जाएगा, जो टी टेस्ट का थर्ड फॉर्मूला है। थोड़ा डिस्कस तो मैंने उस पर किया है, ठीक है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन अभी हुई नहीं है, वो मैं क्वेश्चन के साथ आपको कराऊंगा। तो पहले थोड़ा डिफरेंस करना समझ लें। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, किस तरह से आप इसमें काम करेंगे? सबसे पहला नल हाइपोथेसिस, क्या लिखेंगे नल हाइपोथेसिस? जब तो आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। लेट वी टेक द नल हाइपोथेसिस दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ठीक है, इन एवरेज वेट इंक्रीज, ठीक है, इन बोथ ग्रुप्स ऑफ काउस। दोनों गायों का जो वेट इंक्रीज हुआ है, दोनों ग्रुप में जो काउस का जो एवरेज वेट इंक्रीज हुआ है उसमें डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है। ये हमने अजम्पशन ले ली, ये हमारी हाइपोथेसिस होगी, नल हाइपोथेसिस। तो H0 शॉर्ट में अगर मैं लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख के काम चला सकता हूँ, x बार 1 इक्वल है x बार 2 के। x बार 1 यानी कि इसका मीन और इसका मीन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। ये मैं प्री अजम्पशन एक मान्यता लेकर चल रहा हूँ, पर आप इसको वर्डिंग में लिखें ज्यादा अच्छी बात है। अच्छा जी, अब इसके बाद टेस्ट अप्लाई करना है। कैसे पता चलेगा टी टेस्ट लगना है? आप देखिए, दो सैंपल्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, दोनों सैंपल्स में आपको एक में 10 और एक में 12 की संख्या नजर आ रही है, ठीक है। तो आप इस पर जो है टी टेस्ट लगाएंगे, स्मॉल सैंपल है, ठीक है। अब कैसे करना है जरा उसको भी आप समझिए। तो उसके लिए आपको टी टेस्ट अप्लाई करना है, टी टेस्ट का सेकंड फॉर्मूला जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। और अब फाइंड आउट क्या करना है, x सैंपल x है तो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, उसी तरह से दूसरे सैंपल में भी x2 माइनस एक्स बार 2 स्क्वायर हमें करना पड़ेगा। तो पहला सैंपल की वैल्यूज मैं लिख देता हूँ, उसमें पहले फर्स्ट सैंपल की जो वैल्यूज हैं दैट इज 10, 6, 16, मैं यहाँ लिख देता हूँ 10, 6, 16, 17,
13, 12, 8, 14, ठीक है। 14 के बाद है 15 और 9, ठीक है। ये दोनों, ये अपना पहला सैंपल है। पहले जरा इसी से फ्री हो लेते हैं। एक बार मैं काउंट कर लूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 14 तक हो गए 8, 15 और 9। एक्चुअली पूरी स्क्रीन मुझे एक साथ यहाँ दिखाई दे नहीं रही। चलिए, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इस सैंपल का मीन निकालता हूँ। सिग्मा ऑफ x1, पहले सैंपल का टोटल कितना है, ठीक है। वो कैलकुलेशन भाई मैं इधर से ही ले रहा हूँ इसमें, क्योंकि फिर टाइम लगेगा इसमें काफी ज्यादा। तो पहले सैंपल का टोटल जो आता है x बार 1, ये आप मैनुअली खुद करके देखिए, 120 आता है। तो इस बेस पर अगर आप x बार 1 निकालेंगे तो 120 डिवाइड बाई 10, पहले सैंपल में 10 आइटम है, तो x बार 1 आ जाएगा 12। यानी कि पहले ही जो डाइट दी गई ग्रुप को, उसने जो काउज है उनके वेट को 12 किलो बढ़ाया, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो ग्रुप है उस पर आए, उससे पहले जरा इसी से फ्री हो लेते हैं। तो हमें अब जरूरत पड़ने वाली है, यहाँ देखो आप सामने, x1 माइनस एक्स बार 1 का स्क्वायर। तो मैं ये काम और कर लेता हूँ, x1 माइनस एक्स बार 1, और आप चाहें तो इसके 3 कॉलम बना ले, अगले में उसका स्क्वायर कर लो। मैं अब टाइम बचा रहा हूँ, तो x1 माइनस एक्स बार 1 का स्क्वायर यही कर देता हूँ। तो 10 माइनस 12 2, 2 का स्क्वायर 4, 6 माइनस 12 कितना हो जाएगा 6, और 6 का स्क्वायर 36, 16 माइनस 12 4, 4 का स्क्वायर 16, एंड सो ऑन। बाकी मैं भैया वैसे ही लिख रहा हूँ उसमें। तो ये 4, 36, 16, 25, ठीक है, 1, 0, कुछ कैलकुलेशन ये ऑलरेडी की हुई है, मैं उसी को ले रहा हूँ उसमें। 12 माइनस 12, ठीक है, 0, 0 का स्क्वायर भी 0, 8 माइनस 12 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 16, ठीक है। और फिर इसके बाद 14 माइनस 12 2, 2 का स्क्वायर 4, 15 माइनस 12 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो ये अपने पास आ जाएगा सिग्मा ऑफ x1 माइनस एक्स बार 1 का स्क्वायर, जिसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। 15 माइनस 12 3, 3 का स्क्वायर 9, एक 9 और बच गया भाई, 9 माइनस 12 3, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। कोई फिगर देखिए अगर मैं छोड़ गया हूं तो आप उसको कर लीजिए, आप मेथड को देख लें। यहाँ पूरे पूरे चांसेस है कि मैं हो सकता है कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक कर जाऊं, क्योंकि मुझे पूरी स्क्रीन पूरा क्वेश्चन एक साथ यहाँ नहीं दिख पा रहा है। तो सिग्मा ऑफ x1 माइनस एक्स बार 1 स्क्वायर जब आप करेंगे तो ये टोटल आता है भाई 120। अब दूसरे सैंपल की बारी है, इसी टेबल में हम काम कर देते हैं। x2, और x2 में जो नंबर है 7, 13, 22, ये ऊपर से दिख तो रहा है, आधा दिख रहा है, 7, 7, 13, 22, 15, 12, 14, 15, 12, 14, आगे क्या है भाई, 14 के बाद है 18, 8, 21, 18, 8, 21, और 23, 10 और 17, 23, 10, 17, 23, 10, 17। चलिए, ये टोटल मैंने किया सिग्मा ऑफ x2 का टोटल। तो सिग्मा ऑफ x2 ये टोटल आता है भाई 180, ठीक है। जो किया हुआ है मैं उसी को उठा रहा हूँ। तो अब यहाँ आप देखिए, आप मेथड पर फोकस कर लीजिए, ये मैनुअली आप करके देखेंगे हो जाएगा। x बार 2 180, यहाँ n1 तो है भैया 10 और n2 है 12, तो 180 को 12 से डिवाइड करो, x बार 2 कितना आ जाएगा 180 डिवाइड बाई 12 जब आप करेंगे तो ये 15 आता है। तो अब क्वेश्चन यही है कि क्या भाई इस जो डाइट ने तो एवरेज वेट बढ़ाया 12 किलो से, इस डाइट ने बढ़ाया 15 किलो से, तो क्या इस बेस पर हम कह सकते हैं कि डाइट बी ज्यादा अच्छी है? ये जो बी ग्रुप को जो डाइट दी गई थी वेट बढ़ाने के लिए वो ज्यादा इफेक्टिव है बजाय ए के, या दोनों बराबर है, ठीक है। तो उससे पहले अब हमें x माइनस एक्स बार स्क्वायर चाहिएगा। यहाँ पर भी मैं वही काम कर रहा हूँ, बस स्क्रोलिंग की प्रॉब्लम चल रही है इसमें, या तो बिल्कुल स्क्रीन के नीचे आ रहे हैं हम या ऊपर पहुंच रहे हैं। चलिए, x2 माइनस एक्स बार 2, और मैं लगे हाथ इसका स्क्वायर भी कर रहा हूँ।
तो 7 माइनस 15 था, 7 माइनस 15 8 और 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। फिर 13 माइनस 15 2, 2 का स्क्वायर 4, 22 माइनस 15 7, 7 का स्क्वायर 49 एंड सो ऑन। भाई मैं सीधे लिख रहा हूँ इसको, ये आएगा फिर आगे 0 9 फिर 1 9, आप करें, आपके लिए छोड़ दिया मैंने इसको, ठीक है। कैलकुलेशन आप इसको पूरा करके देखें। और 40 36 64, 40 36 64, एक बार अपने हाथ से जरूर करके देखना इसको। 64 और उसके बाद है फिर 25 और 4, 25 एंड 4। तो ये टोटल आ गया सिग्मा ऑफ x2 माइनस x बार 2 का स्क्वायर, क्योंकि मैंने सीधा स्क्वायर वैल्यू ली है, और ये आता है 340। चलिए अब ये काम हो गया। अब कुछ खास बचता है, अब जरा एक बार हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम पहले निकालते हैं इसमें s वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा ऑफ x1 माइनस x बार 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा ऑफ x2 माइनस x बार 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, ठीक है, माइनस 2। ये आप फाइंड आउट कर लें इसमें। तो x1 माइनस x बार 1 स्क्वायर की वैल्यू है कितनी, 120, अभी निकाली हमने, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, 314 है, 314 डिवाइडेड बाय n1 10 है भाई, n2 12 है, माइनस कर दिया हमने 2 और इसका कर दीजिए अंडर। तो ये कितना आता है 120 प्लस 314 314 सॉरी, डिवाइड बाय 10 और 12 कितने हो जाएंगे 22, 22 में से 2 गया 20, तो 20 से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और जो आए उसका मैं कर देता हूँ इसको अंडर रूट, तो इट कम्स 4.658। ये एस वैल्यू, एस यानी कि एक तरह से इनका दोनों सैंपल्स का कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। थोड़ा सा इसमें करेक्शन ये -1 करके करते हैं, क्यों करते हैं वो मैं आपको कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैं उस पर आऊंगा नहीं। तो अब नेक्स्ट है अपना टी निकालना, टी की वैल्यू फाइंड आउट करिए। x बार 1 माइनस x बार 2 डिवाइड बाय s अंडर रूट ऑफ n1 n2 n1 प्लस n2, ठीक है। x बार 1 है 12, x बार 2 है 15, प्लस माइनस को हम इग्नोर कर देते हैं, s की वैल्यू है 4.658 अंडर रूट ऑफ 12 गुना 10 गुना 12, n1 10 n2 12, तो 10 गुना 12 10 प्लस 12, ठीक है जी। तो देखिए कितना आता है भाई, ये 3 मल्टीप्लाई, ये देख लेते हैं एक बार कितना आता है, 10 गुना 12 120 आया, उसको मैंने डिवाइड किया 10 प्लस 12 यानी कि 22 से मैंने डिवाइड किया उसको, और जो आया मैंने उसका अंडर रूट कर दिया है, तो 2.335 और नीचे ये है 4.658, तो 2.335 मल्टीप्लाई किया मैंने 3 से, जो आया उसको मैंने डिवाइड कर दिया 4.658 से। तो ये वैल्यू टी वैल्यू, ये क्या है, ये टी वैल्यू, इट कम्स 1.504। काफी कम सी नजर आ रही है, लग रहा है नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होने वाली है, यानी कि दोनों डाइट्स में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। बट चलिए पहले हम टेबल वैल्यू निकालनी है, और आपको बताया हुआ मैंने कि टेबल वैल्यू टी टेस्ट में हमें वहां से निकालनी पड़ेगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेस पर टी की वैल्यू जो हमें टेबल दे रखी वहां से। तो n1 प्लस n2 माइनस 2, n1 है 10, n2 12 माइनस 2, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम पर भी काफी बातें हो चुकी है, ठीक है। तो 20 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर देखो 5% पर वैल्यू कितनी आती है, ये अपनी 5% वाली लाइन है, 1 2 3, तीसरी वाली टू टेल्ड पर, टू टेल्ड चल रहे अपने, ठीक है। टू टेल्ड पर ये तीसरी लाइन 5% वाले को रिप्रेजेंट कर रही है, और 20 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर देखिए जरा, 20 पर 1 2 3, ये वैल्यू है 2.086,
द वैल्यू इज, आप लिखेंगे क्रिटिकल वैल्यू या टेबल वैल्यू जो भी आप लिखें, क्रिटिकल वैल्यू 2.086, ठीक है 2.086। चलिए, तो ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी। अब कंपेयर करो, क्या लिखेंगे, इंटरप्रिटेशन तो आपको लिखना है भाई, ठीक है। इंटरप्रिटेशन में क्या लिखेंगे, द कंप्यूटेड वैल्यू टी की कितनी है, कंप्यूटेड वैल्यू 1.504। अब मैं लिखूंगा नहीं, मैं इससे पहले काफी बार लिख चुका हूँ, पूरा टाइम लगता है उसमें लिखने में। तो टी वैल्यू 1.504 is less than table value 2.086 at 5% level of significance at 20 degree of freedom। तो ये वैल्यू इससे कम आ रही है, इसलिए द कंप्यूटेड जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट होती है। नल हाइपोथेसिस क्या थी कि दोनों डाइट में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है भाई, दोनों डाइट्स लगभग लगभग बराबर काम कर रही है। तो ये जो आपको 12 और 15 दिख रहा है, जिस बेस पर आप यूं कहना चाह रहे हो कि ये जो दूसरी वाली डाइट है वो ज्यादा इफेक्टिव है वेट बढ़ाने में, ऐसा नहीं है। तो इस तरह से इंटरप्रिटेशन होता है, इस तरह से क्वेश्चन होता है। अब इसी क्वेश्चन को इसी तरह का सॉफ्टवेयर में कैसे होता है, ठीक है। तो आइए जरा एक बार उसको भी देखते हैं। ये वैल्यू मैंने पहले ही फीड कर दी थी, थोड़ा सा टाइम बच सके, ताकि फूड ए और फूड बी, ये डाइट ए है वही 10, 6, 16, 17 जो वैल्यूज थी, और फूड बी पर वही वैल्यूज आप फिर से देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा जूम और कर देता हूँ इसको, आई थिंक अब ये अच्छे से आपको दिख रहा होगा। तो फूड ए और फूड बी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कैसे काम करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने इस पर लगाना है टेस्ट, तो डेटा, डेटा में भी मिल जाता है आपको, डेटा एनालिसिस वहां से भी हो जाता है। यहाँ से आप देखिए, फर्स्ट जो सैंपल वाला जो टेस्ट था वो तो आपको यहाँ मिलेगा नहीं, वो तो आपको एड इन ऑप्शन में ही जाके मिलेगा। बाकी ये वाला आपको इधर भी मिल जाता है। तो यहाँ से आप देखिए, इसमें हिस्टोग्राम, मूविंग एवरेज, रैंक, परसेंटाइल, रिग्रेशन, टी टेस्ट, ये आपको 3 टेस्ट दिख रहे होंगे। टी टेस्ट, इसमें पहला है सबसे ऊपर, पेयर्ड टू सैंपल फॉर मीन्स, ये अभी तीसरा वाला जो फॉर्मूला हम पढ़ेंगे उसका है ये, ठीक है। नेक्स्ट है टू सैंपल एज्यूमिंग इक्वल वेरिएंस, 2 सैंपल जिनका वेरिएंस बराबर हो, हमें पता हो कि ये एक ही पॉपुलेशन से लिए गए हैं, अब हमें इनका तो पता नहीं कहाँ से लिए हुए हैं। तो तीसरा है टू सैंपल एज्यूमिंग अनइक्वल वेरिएंस, हम इसको ले रहे हैं। टू सैंपल्स एज्यूमिंग अनइक्वल वेरिएंस, डेटा में डेटा एनालिसिस, और डेटा एनालिसिस में हमने लिया टी टेस्ट, टू सैंपल एज्यूमिंग अनइक्वल वेरिएंस। ओके, पूछ रहा है वेरिएबल 1 की रेंज, ठीक है। पहले वेरिएबल की रेंज लो जी, ये पहला वेरिएबल की रेंज हमने सेलेक्ट कर दी, ये है 9 तक। वेरिएबल 2 कौन सा है भाई, ये पूछ रहा है उसकी रेंज, ये फूड बी, ये वेरिएबल 2 है, इसको हमने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। हाइपोथेसाइज्ड मीन डिफरेंस, ठीक है, मीन डिफरेंस कितना लेना है, अपनी मर्जी से कुछ मत लो आप इसमें, वरना आप डाल सकते हैं इनका मीन डिफरेंस हम 0 मानने हैं, कितना माने, हम सिंपल अभी इसको रहने देते हैं। ये टिक करना मत भूलना। आगे जो आपको दिख रहा है लेबल्स, लेबल्स का मतलब ये है कि जो मैंने आपको कोरिलेशन रिग्रेशन के टाइम पे भी बताया था कि जो पहली वाली लाइन है वो इसका नाम है। जैसे आप कभी 10 को 7 से गुना करो, तो कभी फूड ए को फूड बी से गुना करने लग जाओ, तो फिर एरर दिखाएगा ही, ठीक है। तो आप लेबल जब हम इस पर टिक कर देंगे तो इसका मतलब कि जो भी तेरे को वही कैलकुलेशन करनी है, पहले वाली लाइन को बख्श देना, उसके नीचे वाले पे कर लेना, क्योंकि ये तो सिर्फ इसके नाम है लेबल, इसलिए लेबल टिक कर दिया। अल्फा, ये आपके सिग्निफिकेंस लेवल को दिखा रहा है, हम 5% पर काम कर रहे हैं तो 5% ही हमने लिया है, ठीक है। और आउटपुट कहाँ चाहिए ये पूछ रहा है, हमने कहा भाई आउटपुट भी कहाँ लग जाएंगे, इधर ही हमें आउटपुट दे दो तुम, आउटपुट की रेंज यहाँ इसी के सामने हमें आउटपुट दे दो इसका, और फिर आप कर दीजिए ओके। एक क्लिक पर है सारा काम। अब जरा गौर से देखिए, ध्यान से इसको अगर आप देख पा रहे हैं तो दोनों सैंपल्स का मीन आपको दिख रहा है 12 और 15, ठीक है, इतना ही निकाला हुआ था। दोनों सैंपल का वेरिएंस, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा ये कुछ अलग चीज आ गई, अलग नहीं आई भाई, हमने ये जो वैल्यूज निकाली थी ना, ये एस वैल्यूज,
हमने तो कंबाइंड निकाली थी। दोनों सैंपल का अगर आप अलग अलग स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करेंगे तो दोनों का वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है, बाकी हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी इसलिए हमने निकाला नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इसको और मैं बड़ा कर देता हूँ, आप देख पाए थे कि आराम से। अच्छा, हाइपोथेसाइज मीन 0। हाइपोथेसाइज का मतलब क्या है कि भाई इन दोनों में डिफरेंस, हम तो मान रहे कि है डिफरेंस है ही नहीं, 0। ठीक है, अच्छा फिर आप देखो ऑब्जर्वेशन 10 और 12। ठीक है, इसमें 10 थी और इसमें 12 थी। डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ कुछ इसमें गड़बड़ सी नजर आ रही है, ये 19 क्यों हुए, चलिए इसको देखते हैं। अच्छा, टी वैल्यू कितनी आ रही है 1.55, हमारी कितनी आ रही थी 1.50, माइनर सा डिफरेंस है। एक मिनट अभी रखते हैं इस पर भी। अच्छा, फिर आप देखो टी वैल्यू ये 1 टेल्ड पर भी दिखा रहा है और 2 टेल्ड पर भी, हम 2 टेल्ड पर चलते हैं। ये आपकी क्रिटिकल, और मैंने आपको बताया था कि इन दोनों में डिफरेंस क्या आता है। डिफरेंस इनमें यही रहता है कि उधर तो हम जो ये कंपेयर करते हैं कि हमारी कंप्यूटेड वैल्यू तो है भैया 1.50, टेबल वैल्यू इतनी है, उससे कंपेयर करते हैं। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन रहेगा तो पिछला लेक्चर आप फिर से दोबारा एक बार अच्छे से देखना, उस पर मैंने काफी टाइम लगाया था, तो मैं दोबारा नहीं जाऊंगा उस पर। तो यहाँ हम सिंपली ये करते हैं कि टेबल जो पी वैल्यू है ना, प्रोबेबिलिटी वैल्यू, उसको पकड़ लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0.135 है। तो ये आपको बताया था कि ये वैल्यू अगर 5% से ज्यादा आती है, 0.05 से ज्यादा है, तब तक नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती रहेगी, क्योंकि तब तक वो रिजेक्शन एरिया 5% से मतलब कम बच रहा है, तब तक नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है। 5% से ज्यादा बच रहे हैं मतलब ये 0.135 है वो दोनों साइड वाला रिजेक्शन एरिया। ठीक है, मैंने आपको बताया था डिटेल में, ये इसके बारे में काफी बात हुई थी। ये देखिए, अगर मैं अभी बताऊं तो ये 0.135 है इधर वाला एरिया। तो जब ये 0.135 इधर बचेगा तो इसका मतलब अंदर कितना बच रहा है, अंदर लगभग 0.87 के आसपास बच रहा है। और आपको बताया था 95% तक का एरिया तो इसका होता है नल हाइपोथेसिस, तो इसके अंदर आ रहा है, इसका मतलब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी। तो इन शॉर्ट, अगर ये वैल्यू 5% से कम है तब तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी, और 5% से अधिक होने पर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी। तो यहाँ पर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है, इसका मतलब हम ये कहेंगे कि जो हमारी जो कह लीजिए कि दोनों जो डाइट्स हैं उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। एक काम मैं और करना चाह रहा हूँ, इसको एक बार मैं फिर से लेता हूँ। इसमें डेटा में मैंने लिया, इसमें डेटा में हमने फिर से लिया डेटा एनालिसिस। एक बार इसको उस वाले पर और करते हैं, इक्वल वेरिएंस पर, कहीं उसकी वजह से डिफरेंस नहीं शो कर रहा है। ओके, फर्स्ट सैंपल की रेंज, ये फर्स्ट सैंपल की रेंज हो गई। मुझे लगता है या तो सेलेक्ट करने में कुछ गड़बड़ रह गया। फूड बी की रेंज, लेबल है इसमें। ठीक है, आउटपुट रेंज हम इससे यहाँ ले लेते हैं, ये वाला आउटपुट नीचे ले लेते हैं, चलिए। ओके, इक्वल वेरिएंस आउटपुट रेंज इज मिसिंग, प्लीज एक बार देखते हैं क्या आउटपुट आएगा इसमें। अच्छा, आउटपुट की रेंज इसमें नहीं दी गई। एक बार मैं इसको और सेलेक्ट करता हूँ। फूड बी, ठीक है, लेबल अल्फा, आउटपुट रेंज हो गई, आउटपुट रेंज होगी ये वाली। ओके, ये देखिए भाई, यहाँ इस वाले से आएगा भैया, इक्वल वेरिएंस वाले से आएगा एक्चुअल में। ठीक है, इसमें ये एजम्पशन यानी कि काम कर रही है, जो फॉर्मूला हम ले रहे हैं कि इक्वल वेरिएंस है, तो इक्वल वेरिएंस वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई है। यहाँ देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम 20 आ रही है,
टी स्टैटिस्टिक्स भी जो हमारी आ रही थी एक्यूरेट 1.504 उतनी ही वैल्यू आ रही है इसमें। क्रिटिकल वैल्यू जो हमने निकाली थी, ठीक है, टी की क्रिटिकल वैल्यू 2.085, ठीक है, तो टी की क्रिटिकल वैल्यू क्या हमने यहाँ निकाली हुई थी 2.085, केवल वैल्यू लिखी थी ना, ये रही 2.085 की बजाय 2.086, तो ये वाला यहाँ पर लागू हो रहा है भाई, दिस वन, ठीक है। इक्वल वेरिएंस की एजम्पशन यहाँ पर काम कर रही है। ये जो फॉर्मूला है यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं ये इक्वल वेरिएंस वाले पर काम कर रहा है, ठीक है। तो ये देखिए बिल्कुल अब एक्यूरेट अपना जो है आउटपुट आया है, और यहाँ पर भी जो पी वैल्यू आप देखें तो 0.4148 है, जो कि 5% से ज्यादा है, और 5% से ज्यादा होने का मतलब ये नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है, यानी कि दोनों की डाइट्स में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। एक्सेल पर अब बात चली रही है तो एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, एक मिनट रुके। मान लीजिए मैंने 3 को डिवाइड किया, मैं ऐसे ही कोई भी संख्या लिख देता हूँ, आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ। एक मिनट, मैंने लिखा यहाँ पर इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी लिख दिया मैंने। अब देखिए, हाँ ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, ये आई होप सभी को नजर आ रही होगी। ये एक वैल्यू इसमें लिखी नजर आ रही है, इस पर फोकस करिए, क्योंकि कई बार पी वैल्यू आपको ऐसी नजर आएगी 1.27895 ई माइनस 07। अब आपको लगता होगा ये कोई एरर आ गई है इसमें। भाई ये एरर नहीं है, ये एक्सेल की अपनी एक लैंग्वेज है। जब संख्या बहुत बड़ी होती है तो ये ई वैल्यू को यूज करता है, ठीक है। संख्या बहुत छोटी हो या बहुत बड़ी हो, दोनों केस में ये ई यूज करता है। तो ई माइनस 07 और ई प्लस 07 दोनों का मतलब है, अब समझो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि भाई आप 1.2, ये जो 127895 लिखो आप, ये कहता है 127,895, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी 127,895 लिखो, ठीक है, और उसके आगे 7 जीरो लगाओ, उसके आगे लगाओ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और फिर पॉइंट लगाओ उसके आगे, ये वो संख्या है। ये संख्या ये कह रहा है कि ये वाली है, तो इतनी लंबी संख्या लिखता नहीं है इसलिए। तो ई माइनस लिखा हुआ हो तो इसका मतलब माइनस करके जितनी वैल्यू लिखी हुई है उतने जीरो आगे लगा कर फिर पॉइंट लगाओ, तो ये कितनी है, ये लगभग जीरो के बराबर ही होगी, 5% से कम होगी। और अगर मान लो यहाँ पर ये +7 होता तो इसका मतलब 127,895 लिखकर और उसके पीछे 7 जीरो और लगा दो, ये उतनी बड़ी संख्या है। तो प्लस है तो जीरो पीछे लगाओ, माइनस है तो जीरो आगे लगाओ। और अब मैं आपको दिखाता भी हूँ कि वैल्यू इतनी है या, अब देखो मेरे इधर से इधर आते ही ये वैल्यू फिर से बदल गई इसमें, ठीक है। और ये -7 की जगह -8 इसलिए हो गई कि मैंने जो है ना इसमें पॉइंट का ख्याल नहीं रखा इसमें, ठीक है। पॉइंट, एक पॉइंट तो इसमें पहले लगा हुआ था ना, तो इसलिए मुझे एक जीरो इसमें कम लगानी चाहिए थी, ठीक है। मुझे केवल इसमें सिर्फ 6 जीरो लगानी चाहिए थी, तब ये वैल्यू बनती है इसमें। अब देखो जरा आप इसको, मैं करता हूं फॉर्मेट सेल, आपने सब पढ़ा होगा एक्सेल में, सेल को फॉर्मेट कर लेते हैं एक बार। जनरल से हम इसको नंबर पर ले आते हैं, नंबर, और नंबर में मैंने डेसिमल प्लेस कर दिया, भाई तू दिखा दे जितने डेसिमल प्लेस तेरे को दिखाने हैं, 13 14 15 16 तक, ओके। तो अब देखो ये वैल्यू एक्चुअल में जो थी, नंबरिंग में कन्वर्ट करते हैं, अब आपको नजर आ रही है ये वैल्यू थी 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हाँ एक हम गलती कर रहे हैं क्योंकि एक पॉइंट पहले से लगा हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ कितना था भाई 1.2785 ई -7 था ना, तो जितनी वैल्यू है मतलब उसके उससे एक कम जीरो, यहाँ -7 था तो मतलब 6 जीरो इसके आगे लगा दो, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि एक पॉइंट तो यहाँ पर है ही ना, एक तो यहाँ से सरक गया, तो इतने पॉइंट आगे सरका दो जीरो को, तो एक पॉइंट तो यहाँ पर है ही, 1 पॉइंट तो लगा ही रखा है। तो यहाँ आप मान लो ये है, तो अगर ये वैल्यू अगर लिखी हुई है तो इसका मतलब इसके आगे 7 जीरो लगा दो, ठीक है। और इसी तरह से अगर प्लस लिखा हुआ है +8
तो उसके पीछे आप कितनी जीरो लगा दीजिए, 7। तो इस तरह से एक्सेल काम करता है, ठीक है। तो आइए इस पर वापस जहां हम चल रहे थे। अब इसी फॉर्मूले में कई बार हमें जैसे पूरी सीरीज देने के बजाय कुछ वैल्यूज ऑलरेडी कंप्यूट की हुई होती है, दे रखी होती है। इस सेकंड फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूं। तो उसमें मैंने लिखा कि इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 सैंपल्स आर गिवन, अगर दोनों सैंपल्स का स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा हो तब क्या करोगे भाई? तब आप सिंपली ये करो, टी तो वही रहेगा, टी तो जैसे निकालना वैसे निकलेगा, एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 डिवाइड बाई एस अंडर रूट ऑफ n1 n2 n1 प्लस n2। ठीक है, ये तो ऐसे ही निकलेगा भाई। लेकिन एस जो निकाल रहे हो, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग ढंग से निकलने लग जाएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू थी क्या, और ये निकला ही से है, सिग्मा ऑफ x1 माइनस एक्स बार 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस सिग्मा ऑफ x2 माइनस एक्स बार 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई n1 प्लस n2 माइनस 2। ये फॉर्मूला था। अब हमें x1 एक्स बार 1 स्क्वायर निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। तो इसको हम कैसे लिख देंगे? इसको उस केस में हम लिखेंगे ऐसे, s1 स्क्वायर n1 माइनस 1 s2 स्क्वायर n2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 माइनस 2। अब आप कहेंगे कहाँ से आया? ये कहीं से नहीं आया, ये वही है। आप देखो s कैसे निकाल रहे हैं हम, ठीक है, s कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, अलग से देखिए। देखो s हमने कैसे निकाला था, सिग्मा अंडर रूट सिग्मा ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय n, और माइनस 1 तो हम करते आ ही रहे हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो s स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ x माइनस एक्स बार में 1 2 नहीं लिख रहा हूँ, 1 2 आप लिख लेना, दोनों के लिए ऐसे ही आएगा, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर और डिवाइड बाय n माइनस 1। तो x माइनस एक्स बार स्क्वायर जो है उसको मैं यहाँ रखूँ तो n माइनस 1 यहाँ के गुना हो जाएगा, s स्क्वायर n माइनस 1। तो मैंने वही तो किया, एस स्क्वायर एन माइनस 1 कर दिया, एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर की जगह एस माइनस एस ब्रैकेट एस स्क्वायर ब्रैकेट एन माइनस 1 कर दिया। तो पहले सैंपल वाला था तो s1 स्क्वायर n1 माइनस 1 s2 स्क्वायर n2 माइनस 1। तो कोई नया फॉर्मूला नहीं है, आया यहीं से ये निकल कर, ठीक है। और इसका यूज अगर आपको देखना है तो देखिए, एक एग्जांपल में ले रहा हूँ, इंपॉर्टेंट सा है वो भी। तो इसमें है 2 सैंपल्स हैं आपके पास, ठीक है, एक इलस्ट्रेशन मैंने ली। देर आर 2 सैंपल्स, वही लाइट बल्ब वाला क्वेश्चन है HMT फिलिप्स की तरह, लेकिन वहां हमने शायद 50 और 100 के सैंपल लिए हुए थे तो बड़ा सैंपल था। यहाँ आपको देखो सेम क्वेश्चन मिलेगा, वही लार्ज सैंपल का वही स्मॉल सैंपल का, लेकिन n से आपको पता चलेगा कि t टेस्ट लगेगा कि z टेस्ट। तो n1 है 5, n2 है 7। एक सैंपल में 5 बल्ब लिए हैं, दूसरे में 7। इनका एवरेज लाइफ जो है, ये बल्ब चलते हैं 600 घंटे, ये बल्ब चलते हैं वही 550 घंटे। वेरिएंस ये जरूर ध्यान दिया करो क्या दिया हुआ है, वरना गलती करोगे ही करोगे, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है तो सिग्मा लिखना, बल्कि ये नहीं एस, ठीक है। और वेरिएंस दिया है तो एस स्क्वायर लिखना। अब यहाँ दिया हुआ है वेरिएंस, तो पहले का वेरिएंस है 63 और दूसरे का वेरिएंस है, वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ये है 56। और अब पूछा कि बताओ कि क्या दोनों जो बल्ब्स हैं, दोनों अलग अलग ब्रांड्स के बल्ब, क्या उनमें डिफरेंस सिग्निफिकेंट है? हाइपोथेसिस आप ये लिखेंगे कि है, हमने माना कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन एवरेज मीन लाइफ, या एवरेज लाइफ या मीन लाइफ ऑफ 2 बल्ब्स, ठीक है। और उसके बाद टी टेस्ट आपको अप्लाई करना है, वो आपको पता चली गया, 2 अलग अलग सैंपल हैं और 2 सैंपल के मीन है, तो भाई टी टेस्ट लगेगा। और टी टेस्ट में अब आपको टी वैल्यू निकालनी है, उसके लिए आपको एस वैल्यू चाहिएगी।
और अब आपके पास सीरीज तो है नहीं जो x माइनस एक्स बार 1 का स्क्वायर पूरा करके निकाल लेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, बट ये तो ज्यादा आसान हो जाएगा, छोटी कैलकुलेशन रहेगी। s1 स्क्वायर n1 माइनस 1, s2 स्क्वायर n2 माइनस 1, नीचे कर दीजिए n1 प्लस n2 माइनस 2। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। 63, पहले सैंपल में बल्ब कितने थे? 5, 5 में से एक गया 4। दूसरे का वेरिएंस है 56, दूसरे सैंपल में बल्ब थे 7, 7 में से एक गया 6, और 5 प्लस 7 माइनस 2, तो भाई 63 मल्टीप्लाई 4, 56 मल्टीप्लाई 6, ठीक है, ये मैंने टोटल किया है इनका, डिवाइड किया इसको, 7 और 5 12, 12 में से 2 गए 10, और इसका अंडर रूट 7.668 या 67 भी लिख सकता हूँ, चलो 7.668, ये इनकी एस वैल्यू आ गई। अब आगे तो भाई टी निकालना है। तो आगे टी निकालने के लिए क्या करो, x बार 1 माइनस एक्स बार 2 डिवाइड बाय s अंडर रूट ऑफ n1 n2 n1 प्लस n2। तो x बार 1 पहले सैंपल का मीन कितना है भाई 600, दूसरे का 550 डिवाइडेड बाई 7.668 अंडर रूट ऑफ 5 गुना 7, नीचे 5 जमा 7। ठीक है, मैं कर लेता हूँ उसकी कितनी कैलकुलेशन आती है। ऊपर तो 50 आ गया भैया, मल्टीप्लाई 5 गुना 7 35, 35 को मैंने 12 से डिवाइड कर दिया है भाई, और जो आया उसका अंडर रूट, तो 1.71 और डिवाइड कर दिया इसका 7.668 से, तो 50 गुना, ये मैंने डिवाइड किया इसको और डिवाइड किया 7.668, काफी बड़ा इसकी संख्या दिख रही है, 11.136। तो देखने से ही नजर आ रहा है। डिग्री ऑफ फ्रीडम आप निकालें 5 जमा 7 माइनस 2, तो 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर। अब देखो 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर 5% पर वैल्यू कितनी आती है। ये 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम 5% पर वैल्यू, टू टेल टेस्ट है, 2.228 है, तो क्रिटिकल वैल्यू है 2.228 क्रिटिकल वैल्यू। तो कंप्यूटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से बहुत ज्यादा है भैया, तो नल हाइपोथेसिस कहाँ एक्सेप्ट होगी, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है। इसका मतलब है दोनों बल्ब जो हैं उनके मीन लाइफ में डिफरेंस सिग्निफिकेंट है, उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस मौजूद है। तो इस तरह से दूसरा फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, तीसरा टेस्ट, टी टेस्ट का जो तीसरा फॉर्मूला है, थर्ड फॉर्मूला, that is used for paired sample, paired sample, ये इसको बोलते डिपेंडेंट सैंपल। पहचान उसकी मोटी रहेगी, बिफोर एंड आफ्टर वाली पोजीशन मिलेगी आपको। ठीक है, कैसे पता चलेगा आपको कि यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगना है? आइए मैं एग्जांपल लेता हूँ उसका। देखिए टी टेस्ट के बहुत सारे एग्जांपल है, सारे करवाने मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, यहाँ काफी टाइम स्पेंड होगा इसमें, तो करने बाकी आपको है, मेथड्स में आपको समझा रहा हूँ। तो अब ये मैंने एक एग्जांपल लिया, ये कहता है कि एक आईक्यू टेस्ट हुआ 5 लोगों का, छोटा सा ही क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि मैं उसको आपको एक्सेल पर भी दिखा सकूं। तो एन आईक्यू टेस्ट वाज एडमिनिस्टर्ड फॉर 5 पर्संस बिफोर एंड आफ्टर दे आर ट्रेंड। अब 5 लोगों को ट्रेनिंग दी गई, ट्रेनिंग से पहले उनका आईक्यू मापा गया, उनका आईक्यू लेवल था 110, इंटेलिजेंट क्वेश्चंस लेवल 110, 120, 123, 132 और 125। फिर कहा कि चलो हम तुम्हें स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं,
और आफ्टर ट्रेनिंग ये तो था बिफोर, ये आफ्टर वाला। ट्रेनिंग के बाद उनका आईक्यू लेवल हो गया, पहले का बढ़ गया 120, दूसरे का बल्कि कम हो गया 118 हो गया, फिर 125, अगले का है 136, अगले का है 121। तो कह रहा है कि क्या ये ट्रेनिंग इफेक्टिव रही, क्या इस बेस पर मैं कह सकता हूँ कि भाई ये ट्रेनिंग आईक्यू लेवल को बढ़ाने में इफेक्टिव है? कैसे पता चलेगा? देखो वही 5 लोग हैं, उन्हीं को का आईक्यू पहले और उन्हीं का ही बाद में। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये होगी कि लोग वही रहेंगे, यूनिट वही रहेगी, सैंपल यूनिट वही रहेगी, उन्हीं का ही परफॉर्मेंस पहले की देखी जाएगी, उन्हीं की परफॉर्मेंस बाद की देखी जाएगी। तो वहां पर टी टेस्ट का ये डिपेंडेंट सैंपल वाला फॉर्मूला लागू होगा। ठीक है, तो यहाँ पर टी कैसे निकालेंगे पहले तो नोट कर लीजिए ये चीजें। ठीक है, यहाँ टी टेस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा डी बार अंडर रूट ऑफ एन डिवाइडेड बाई एस। ये टी की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, डी बार अंडर रूट ऑफ एन, ठीक है, डिवाइडेड बाई एस। अब डी बार क्या है, क्वेश्चन उठेगा डी क्या है? डी बार है सिग्मा डी को एन से डिवाइड कर दो, डी का एवरेज। अब आप कहेंगे डी क्या है? डी का मतलब डिफरेंस, डिफरेंस। और जनरली डिफरेंस हम निकालेंगे आफ्टर वाले में से बिफोर वाला। ठीक है, x2 में से x1 घटाएंगे, बल्कि x1 x2 तो आप ना ही लिखते तो अच्छा है, क्योंकि x2 x1 लिखने से फीलिंग आती है जैसे दोनों अलग अलग सैंपल हो। एक्चुअली सैंपल ये एक ही है, अलग सैंपल है ही नहीं। फिर आप s कैसे निकालेंगे? s होगा भाई यहाँ पर सिग्मा ऑफ डी माइनस डी बार, डी का स्टैंडर्ड एविएशन निकालेंगे डिफरेंस का, डी माइनस डी बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस वन। यहाँ पर एन माइनस वन क्यों हुआ, एन माइनस टू क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सैंपल तो एक ही है भाई, उन्हीं की यूनिट पहले है, उन्हीं की बाद की है, इसलिए एन माइनस वन, ये एक ही सैंपल है। इसलिए यहाँ पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी निकलेगी वो भी एन माइनस वन करके ही निकलेगी, तब कहीं आप एन वन प्लस एन टू माइनस टू करो। ठीक है, अब ये जो एस वाला जो फॉर्मूला है इसको हम और छोटा करेंगे। ठीक है, हमने जब फर्स्ट 3 लेक्चर स्टैटिस्टिक्स के हमने लिए थे बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स पर, और वहां आपको ये चीजें बताई थी ड्राइव करनी, तो यहाँ से आप एक चीज ड्राइव कर सकते हो। देखो सिग्मा ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर की वैल्यू होती है, कैसे किया था वो आप वहां देख लें। सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर, मैं यहाँ सिर्फ रिजल्ट लिख रहा हूँ, सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा क्योंकि कैलकुलेशन में हमें इसमें ज्यादा सुविधा रहेगी। डी का सीधा डी स्क्वायर कर देंगे, दोनों से रिजल्ट सेम आएगा। सिग्मा ऑफ डी स्क्वायर करेंगे हम माइनस एन डी बार का स्क्वायर, ठीक है, एन माइनस वन। ठीक है, देख लें अगर ठीक से नहीं लिखा गया तो। सिग्मा ऑफ डी स्क्वायर लिखूंगा मैं माइनस डी माइनस डी बार स्क्वायर को मैं लिख रहा हूं एन डी बार का स्क्वायर। ठीक है, डी माइनस डी बार स्क्वायर की जगह मैं ये लिखूंगा एन माइनस वन, और डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरी रहेगी एन माइनस वन। भाई अब इसको यूज करते हैं, तो यहाँ पर भी आप नल हाइपोथेसिस क्या लिखेंगे? नल हाइपोथेसिस तो आपको यही लिखनी है कि भाई देखिए आईक्यू लेवल जो पहले था, आईक्यू लेवल जो बाद में हुआ, दोनों में जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट नहीं, मतलब चाहे ट्रेनिंग दो मत दो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरी नल हाइपोथेसिस अगर एक्सेप्ट हो जाती है तो मैं यही कहूंगा भाई ट्रेनिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिजेक्ट हो जाती है तो मुझे मानना पड़ेगा कि ट्रेनिंग का इम्पैक्ट पड़ता है आईक्यू लेवल को बढ़ाने में। ये हमारी रिसर्च का आउटपुट रहेगा। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस लिखिए, उसके बाद आपने लिखा अप्लाइंग टी टेस्ट। टी टेस्ट में कौन सा वाला, क्योंकि ये डिपेंडेंट सैंपल है, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट यहाँ पर लगेगा। तो आईक्यू लेवल पहले वाला, आईक्यू लेवल आफ्टर वाला। पहले वाला है भाई 110, 120, 123, 132 और 125। बाद वाला है भाई 120,
x1 लिख दो, इसको x2 लिख दो। चलो 120, 128, 125, ठीक है, 120, 118 है भैया, 120, 118, 125, 136 और 121, 121। अब डी क्या होगा? डिफरेंस x2 माइनस x1, बाद वाले में से पहले वाला घटाओ। 120 माइनस 110, 10 बचा। 118 माइनस 120 माइनस के 2, 125 माइनस 123 2, यहाँ प्लस माइनस को ध्यान रखना भाई। यहाँ फिर इसके बाद 4 और इसके बाद है ये माइनस के 4। दिस इज डी का टोटल सिग्मा ऑफ डी, 4 माइनस 4 ये तो 0 हो गया, 2 माइनस 2 ये भी 0 हो गया, तो 10 ही बचा बस। ठीक है, सिग्मा डी इज आया 10। ठीक, अब मुझे चाहिए डी बार। डी बार कितना हो जाएगा? 10 को कितने सैंपल है? 5 का सैंपल है, 5 से डिवाइड कर दो 2। अब तुम्हें एस चाहिए तो भाई दो तरीके हैं, मैंने बताया। चाहे तो आप करो सिग्मा ऑफ डी माइनस डी बार का स्क्वायर करो और n माइनस 1 करो, तो अब आपके पास ये d तो आ ही गया, d माइनस डी बार कर लो। ठीक है, 10 माइनस 2, 2 का स्क्वायर ऐसे कर लो, वो भी ठीक है। ठीक है, बाकी हम जो इसको जैसे यूज कर रहे हैं, हम इसको यूज करना चाह रहे हैं, डी स्क्वायर करेंगे हम सीधा, तो 104, ठीक है, और 4, 16 और 16, ठीक है, तो 16 और 16 32, 32 और 4 36, 36 और 4 40, ये हो जाएगा 140। सिग्मा ऑफ डी स्क्वायर आ गया 140। हाँ, अगर आपको उसी तरह से करना है डी माइनस डी बार स्क्वायर और उसका टोटल करना, तो ऐसे कर लो। ठीक है, दोनों तरह से फॉर्मूला सेम रिजल्ट देगा, कैसे भी आप काम करें। ठीक है, आप जरा देखो, मैं इसको इस रूप में यूज कर रहा हूँ। अभी जो आपको बता कर आया, सिग्मा ऑफ डी स्क्वायर लिखूंगा मैं पूरा, माइनस एन लिखूंगा, डी बार का स्क्वायर और नीचे एन माइनस 1। ठीक है, मुझे लिखने में ये कंफर्टेबल लगता है, बाकी आप जैसे भी जिससे करना चाहें कर लें। तो सिग्मा ऑफ डी स्क्वायर अभी मैंने निकाला 140, माइनस एन था 5, डी बार था 2 और 2 का स्क्वायर, और डिवाइड कर दो 5 माइनस 1, इसका अंडर रूट। तो 2 का स्क्वायर 4, 5 गुना 4 कितना हो जाएगा? 20। 140 में से 20 गया 120, 120 को डिवाइड किया मैंने 5 में से 1 गया 4 से, 120 को 4 से डिवाइड किया 30, 30 का अंडर रूट कितना हो गया भाई? ये आता है 5.477। ठीक है, ये एस वैल्यू आ गई। तो एस हमने निकाल दिया, तो अब तो टी तो निकल ही जाएगा। टी क्या है? टी है अपना सिंपली डी बार अंडर रूट ऑफ एन डिवाइड बाई एस। डी बार है 5 डी बार तो है 2, अंडर रूट ऑफ एन यानी कि अंडर रूट ऑफ 5, एस है 5.477। तो 5 का अंडर रूट किया मैंने, मल्टीप्लाई किया इसको 2 से, डिवाइड किया 5.477, तो ये आती है वैल्यू 0.816। बहुत कम वैल्यू है, तो देखकर ही नजर आ रहा है कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होने वाली है, यानी कि ट्रेनिंग देने ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वैसे भी साफ साफ दिख रहा था कि 3 लोगों का आईक्यू बढ़ रहा था, 2 का बल्कि कम हो रहा था। तो अगर ट्रेनिंग इफेक्टिव है तो आईक्यू कम होने का तो सवाल ही नहीं होना चाहिए था। ठीक है, बट चलो जो भी है, स्टेटिस्टिक्स बोल रही है, हमें उस हिसाब से चलना है। तो अब इसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 माइनस 1, 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी। 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर देखिए वैल्यू कितनी है, ये 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 टेल टेस्ट पर 2.776 इसकी वैल्यू है, 2.776। तो आप लिखेंगे क्रिटिकल वैल्यू 2.776। तो कंप्यूटेड वैल्यू इज लेस देन टेबल वैल्यू 2.776 at 5% level of significance, so the difference is not significant। तो इसका मतलब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है, और उसका इंटरप्रिटेशन ये निकलता है कि ट्रेनिंग देने ना देने से आईक्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रेनिंग आईक्यू से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब इसी चीज को मैं एक्सेल पर देखना चाहूँ तो
करिए भाई, यहाँ कर लेते हैं, या एक बार मैं शीट चेंज कर लेता हूँ, इसकी दूसरी शीट। और चलिए ये बिफोर वाला, इसको मैं x1 x लिख देता हूँ सिंपली, मैं इसको डिनोट कर देता हूँ x से और दूसरे वाले को डिनोट कर देता हूँ y से। ठीक है, इनके IQ मैं लिख लेता हूँ फटाफट, 110, 120, देन 123, फिर देखो 123 के बाद 132, फिर है 125। ठीक है, y की अगर आप देखें तो ये है भाई 120, 118। अगर भाई ये गलत लिखा गया तो फिर आंसर भी गलत ही आएगा, ये निश्चित है। 125 और 136 और 121। चलिए अब मैं गया डेटा पर, डेटा में डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस में कुछ बच्चों को डेटा में डेटा एनालिसिस है ना, ये पार्ट नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा एक वीडियो बना के डाला हुआ है, 5-1 मिनट का ही है लगभग, तो उसको आप देख लो। कई बार क्या होता है कि वो हाइड किया हुआ होता है अपनी एक्सेल सेटिंग में, तो वहां से आप उसको फॉलो करके उसको चेक कर लीजिए। तो वहां से आप डेटा एनालिसिस अगर आपका हाइड हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, तो आपको वहां से दिख जाएगा। तो यहाँ से हम लेंगे टी टेस्ट पेयर्ड टू सैंपल फॉर मीन्स, इसको सेलेक्ट करो। ठीक है, पेयर्ड सैंपल इसी को बोलते हैं, डिपेंडेंट वाले को। ओके करो। अब वेरिएबल 1 पहले सैंपल की रेंज ये सिलेक्ट कर दी, दूसरे सैंपल की रेंज ये सिलेक्ट कर दी हमने। ठीक है, हाइपोथेसाइज मीन डिफरेंस ये 0 ही रहता है बाय डिफॉल्ट। लेबल है यहाँ पर, लेबल का मतलब मैंने आपको बता दिया, इसकी इंपॉर्टेंस भी बता दी। आउटपुट कहाँ चाहिए, आउटपुट ले लो यहाँ पर, आउटपुट ले लो इसको यहाँ पर और कर दीजिए ओके। और अब इसको देख लीजिए क्या आ रहा है। तो अब देखो देखिए भाई इंटरप्रिटेशन, दोनों सैंपल्स की मीन हमें तो जरूरत ही नहीं पड़ी निकालने की, हमने डिफरेंस ले लिया ना दोनों का। डी बार बात एक ही है भाई, इसका मीन माइनस इसका मीन करूं या दोनों के जो डिफरेंस का मीन कर लिया, तो हमने तो देखो अब जरा गौर से देखो, अगर आप चेक करना चाहो तो मीन कितना 122 और इसका 124, हमने क्या लिया डी बार, और डी बार कितना आ रहा है 2, तो वो 122 माइनस 124 कर लो, चाहे सिंपली डी बार कर लो, आना वही डिफरेंस 2 का ही है। वेरिएंस हम इनके अलग अलग निकालते नहीं है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 थी। ठीक है, इसके बाद देखो ये अभी कुछ एडवांस चीजें हैं आपके लिए, इस पर आप बताओ। तो आपकी जो कंप्यूटेड वैल्यू, इस पर मैं भी नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी 4 मैंने आपको बता ही दिया था। टी स्टैटिस्टिक्स 0.816 आती है। ठीक है, ये माइनस इसलिए लिखा हुआ है, इन्होंने x1 माइनस x2 किया हुआ है, आपने x2 माइनस x1 किया है, बाकी प्लस माइनस को तो हम इग्नोर सही कर देते हैं। हाँ, डी में कंसिडर करना, डी निकाल देते हैं। तो अपनी टी वैल्यू कितनी आ रही थी, 0.816 आई थी, अगर मैं ठीक हूँ तो। हाँ जी, 0.816 ही आ रही थी। और टी क्रिटिकल वैल्यू 2.776 अपनी कितनी आ रही थी, क्रिटिकल वैल्यू 2.776। ये देखिए सब कुछ सेम है। ठीक है, बस इंटरप्रिटेशन का तरीका बदल जाएगा। वहां पर हम क्या करते हैं, कंप्यूटेड वैल्यू, अब चाहिए ऐसे कर लो, ये कंप्यूटेड वैल्यू टी है। ठीक है, कंप्यूटेड वैल्यू टी है, ये टेबल वैल्यू है 2.776, कंप्यूटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से कम है, इसलिए नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट है। ये आप इधर से आ जाओ, ये जो आपकी क्रिटिकल वैल्यू जो आ रही थी, पी वैल्यू सॉरी, पी वैल्यू टू टेल पर, तो 0.46, तो यहाँ से भी आपको बताया हुआ है, मैं कई बार बता चुका हूँ कि पी वैल्यू, ठीक है, 5% से जब ज्यादा है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट। क्यों है उसका कारण मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये वैल्यू 0.46 आ रही है, इसका मतलब दोनों तरफ एरिया जो बचा हुआ है 0.46 बचा हुआ है, 0.23 इधर 0.23 इधर, इसका मतलब 95% की रेंज के अंदर ही आप खड़े हो, जो कि इलाका किसका है, नल हाइपोथेसिस का, इसलिए नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट की जाती है। और ये जो टेस्ट है इसका आईक्यू से कोई लेना देना नहीं है, ये इससे निष्कर्ष निकलेगा। तो
तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और ये सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट में से एक है टी टेस्ट के। और इसको मैं आपको बता दूं, जैसे मैं आपको बार बार बता भी रहा हूँ, टी टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये स्मॉल सैंपल के लिए, लार्ज सैंपल के लिए भी यूज होता है, ज्यादा प्रभावशाली है। ठीक है, हाँ, लेकिन स्मॉल सैंपल के लिए टी टेस्ट ही यूज होगा। हाँ, लार्ज सैंपल है तो आप चाहे जेड यूज करो चाहे टी यूज करो, ये दोनों आप यूज कर सकते हो। लास्ट टाइम हमने इस पर थोड़ा सा और भी डिस्कशन किया था। और पेयर्ड सैंपल जो हम ये पढ़ा बिफोर और आफ्टर वाला, इसके लिए लार्ज सैंपल में टेस्ट है ही नहीं। तो ये वाला तो आपका, या तो आपको ये टी टेस्ट लगाना पड़ेगा या फिर नॉन पैरामीट्रिक में जाओगे तो फिर वहां विल्कोक्सन के टेस्ट वगैरह जो है उनको हम डिस्कस करेंगे कि पहले क्या था बाद में क्या था, साइन टेस्ट वगैरह वो इसी पे काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो है इस तरह से इसकी इंपॉर्टेंस रहेगी। मतलब लार्ज सैंपल का भी कोई क्वेश्चन होगा जहां बिफोर और आफ्टर वाली पोजीशन है तो वहां पर आपके पास यही एकमात्र फॉर्मूला है लगाने के लिए। पैरामीट्रिक टेस्ट की बात कर रहा हूं। अब इसका फोर्थ फॉर्मूला क्या है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, इंपॉर्टेंस नहीं रखता है टी टेस्ट में, क्योंकि कोरिलेशन का है वो। और उसके लिए फिशर का एक टेस्ट अलग से है जिसको हम पढ़ेंगे। तो फोर्थ फॉर्मूला इसमें है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अ कोरिलेशन कोफिशिएंट्स। हाँ, लेकिन ये आपका इस रूप में इंपॉर्टेंट जरूर हो सकता है कि आपसे एग्जामिनर कोरिलेशन भी निकलवा लेगा और फिर कह देगा इस पर टी टेस्ट लगा के इसकी सिग्निफिकेंस पे चेक करो। फॉर्मूला तो उसका इतना सा है। लार्ज सैंपल में आपने क्या पढ़ा था कोरिलेशन का फॉर्मूला, कोरिलेशन की स्टैंडर्ड एरर आपने क्या पढ़ी थी, अगर आप भूले नहीं है तो 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन, ये पढ़ी थी। टी टेस्ट में ये बन जाती है वैल्यू आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, इसका अंडर रूट, ठीक है, आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट और अंडर रूट ऑफ एन माइनस 2। और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी इसकी हो जाती है एन माइनस 2। अब आप कहेंगे इसमें एन माइनस 2 क्यों हो रहा है, कोरिलेशन दो वेरिएबल से निकलता है भाई, एक्स से और वाई से। तो जब आप डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे तो पूरा पेयर जाएगा ना, ये एक्स वाला और ये वाई वाला, तो एक यहाँ से और एक यहाँ से, इसलिए एन माइनस 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, क्योंकि कोरिलेशन दो वेरिएबल्स का निकलता है। ठीक है, तो इसमें तो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आपका इस तरह का आता है कि आपसे 10 आइटम 12 आइटम दे देगा और कहेगा कि इनका कोरिलेशन निकालो, और फिर कह देगा कि चलो इस पर टी टेस्ट भी लगा दो, दोनों काम हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, हाइट ऑफ 18 पेयर्स ऑफ हस्बैंड्स एंड देयर वाइफ्स इन ए फैक्ट्री, ठीक है, शोज दैट कोफिशिएंट कोरिलेशन इज 0.52। अब हमने क्या किया, एक स्टडी की, एक फैक्ट्री में हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं और 18 पेयर हमने लिए। ठीक है, अब यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए लार्ज सैंपल है तो ये और स्मॉल सैंपल है तो ये। तो 18 पेयर्स, 30 से कम पेयर हमने लिए हैं हस्बैंड वाइफ के, और उनकी हमने हाइट्स को के बीच में कोरिलेशन निकाला। अब कोरिलेशन निकालने का काम वो आप पर छोड़ता हूँ, क्योंकि कोरिलेशन पर मैं काफी डिस्कस कर चुका हूँ। तो 18 आइटम्स दी हुई हैं, ये हस्बैंड की हाइट और ये वाइफ की हाइट, और उनका कोरिलेशन निकालो, उनके बीच कोरिलेशन निकालो। वो काम अब आपका है, आपको करना है। कोरिलेशन जो निकला हुआ आया वो मैं ले रहा हूँ, तो उन दोनों के बीच में कोरिलेशन की वैल्यू आ रही है 0.52, ये कोरिलेशन वैल्यू है। ठीक है, अब आपको इस पर टी टेस्ट लगाना है। ठीक है, टी टेस्ट बताइए, तो ये सिग्निफिकेंट है या नहीं, मतलब ये जो वैल्यू आ रही है एक्चुअल में सिग्निफिकेंट वैल्यू है या नहीं। अप्लाई कर दीजिए टी टेस्ट। ठीक है, टी टेस्ट का फॉर्मूला क्या है, आर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एन माइनस 2। तो आर कितना है भाई, 0.52 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.52 का स्क्वायर अंडर रूट और अंडर रूट ऑफ 18 माइनस 2। ठीक है, करें थोड़ी सी कैलकुलेशन, तो 0.52 मल्टीप्लाई 18 माइनस 2 16, 16 का अंडर रूट हो जाएगा कितना, 4। अच्छा, 0.52 का स्क्वायर, 1 में से मैंने किया इसको लेस 0.7296 और मैंने किया फिर इसका अंडर रूट 0.8
0.854, तो 0.52 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 0.854, ये वैल्यू आती है 2.435। ठीक है, 2.435 या 2.44 भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 18 माइनस 2, 16 डिग्री ऑफ फ्रीडम। चलो भाई 16 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर वैल्यू देख लो। 16 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर 2 में वैल्यू है 2.12, 2.12। तो इसको बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यू या टेबल वैल्यू 2.12, जो भी आपको याद रहे। तो कंप्यूटेड वैल्यू कितनी आ रही थी अपनी? 2.44। इट इज मोर देन टेबल वैल्यू 2.12। ठीक है, 5% लेवल पर। तो इसका मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करते हैं। यानी कि ये जो 18 पेयर के बीच में हमने लिया है ना, हाइट्स के बीच में कोरिलेशन, यानी कि हस्बैंड की हाइट और वाइफ की हाइट के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो एक्चुअल में है, एक्चुअल में उनमें कहीं ना कहीं कोरिलेशन पाया जाता है। तो ये जो हमने कोरिलेशन निकाला है, कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है, ये एक्चुअल में किसी वैल्यू को हमें बता रहा है, ये नॉन मतलब बाय चांस निकला हुआ कोरिलेशन नहीं है। तो भाई दिस इज ऑल अबाउट टी टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपको इस पे करनी है, सफिशिएंट प्रैक्टिस आप इसकी कर लीजिए। जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको क्लैरिटी इसके बारे में मिलती चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम जेड टेस्ट और एफ टेस्ट को